गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। अभी इस समय पर हम कक्षा 7 की एसएस पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 4 राजपूत युग, पेज नंबर 17। परिमल आज टीवी पर ऐतिहासिक सीरियल देख रहा था जिसमें एक महल का दृश्य था। परिमल के मन में एक प्रश्न उठा कि ऐसे महल तो आज भी मौजूद हैं, इन महलों को किसने बनाया होगा। ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर के लिए वह दादा के पास गया। दादा ने उसे निम्नानुसार जानकारी दी। महल अर्थात बड़े बड़े पुराने राजाओं के घर। प्राचीन समय में ऐसे महल राजा बनवाते थे। ऐसे महलों में से कुछ महल अच्छी दशा में, कुछ महलों के अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। आज के भव्य महलों के स्थापत्य और पहले के स्थापत्य के बीच अंतर देखने को मिलता है। इसी अंतर के कारण उसके निर्माण का समय काल जाना जा सकता है। राजपूत काल के दौरान बने स्थापत्य आज भी हैं। उनके विषय में जानने के लिए हमें भारत के राजवंशों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। आइए हम भारत के मुख्य राजवंशों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। नए राजवंशों का उदय। सम्राट हर्ष वर्धन की मृत्यु ईसू की 7वीं सदी का मध्य भाग के बाद शासन व्यवस्था के अंग के रूप में काम करने वाले सामंत सरदार स्वतंत्र होने के लिए हलचल करने लगे। स्वतंत्र यानी आज़ाद होने के लिए हलचल करने लगे। ये सामंत और सरदार स्वतंत्र शासक बन गए जो अलग अलग राजवंशों के नाम से पहचाने गए। विचार कीजिए, नक्शा में दिखाई देने वाले राज्य आज किस नाम से पहचाने जाते हैं। वे राजपूत युग के किस राज्य में आए हुए हैं। उस समय के किस राजवंश के क्षेत्र में आपका वर्तमान क्षेत्र आता था। हाँ, हमारा क्षेत्र कहाँ आता था और जो हमें मानचित्र में दिखाई दे रहा है वहाँ पर किस राजा का राज्य था, वो सब समझना है। और राजाओं के नाम भी आगे आएंगे और उनके बारे में जानकारी भी है। इस प्रकार बच्चों अब हम आते हैं पेज नंबर 18 पर। सामंत अर्थात क्या। विशाल साम्राज्य को अलग अलग प्रदेशों 3 भाग में बांटा जाता था। जिस प्रदेश की कर वसूली जिसे सौंपी जाती थी उसे सामंत कहते थे। यानी कि जो कि टैक्स वसूलता था, जो कर वसूलता था उसे सामंत कहते थे। सामंत का क्या काम होता था? पैसे की वसूली करना। सामंत जो कर वसूलता था उसमें से कुछ हिस्सा सम्राट को देता था और शेष अपने पास रखता था, जिसमें से वह सेना तैयार करता था। अपने सम्राट को आवश्यकता पड़ने पर, सम्राट अर्थात राजा को आवश्यकता पड़ने पर सेना की मदद करता था। समय के साथ साथ सामंत शक्तिशाली होते गए, जिसमें से सामंतशाही अस्तित्व में आई। सामंतशाही अस्तित्व में आई यानी प्रचलन में आ गई 7वीं सदी के अंत में सम्राट हर्ष के साम्राज्य की राजनैतिक शक्ति की एकता टूट गई। सामंतशाही शक्तियों का उदय हुआ और भारत अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। देश में अनेक राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें उत्तर भारत में गुर्जर, प्रतिहार, पाल, चालुक्य, परमार, चौहान और दक्षिण भारत में पल्लव, राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य, चेर, पांड्य और चोल मुख्य शासक थे। जी हाँ, यही पिछले पेज नंबर 17 पर समझाया गया है। जो मानचित्र में समझाया गया है यही सभी राजवंशों का विस्तार क्षेत्र समझाया गया है कि किस राज्य का कहाँ तक विस्तार था, मतलब किस वंश के राजाओं का। उत्तर भारत 8वीं से 12वीं सदी के समय काल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं। पूर्व मध्यकाल के युगीन शासकों को 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 उत्तर भारत के राज्य, नंबर 2 दक्षिण भारत के राज्य। उत्तर भारत। हर्ष के पश्चात कन्नौज में जो राजा हुए उनमें यशोवर्मा की गिनती एक शक्तिशाली राजा के रूप में होती थी। उसके बाद के समय कन्नौज में प्रतिहार वंश के शासन की स्थापना हुई। इस प्रतिहारों ने भारत को अरबों के आक्रमण से बचाया। यानी कि प्रतिहार बहुत शक्तिशाली शासक थे।
क्योंकि इन्होंने जो अरब सेना थी उसके आक्रमण से बचाया। प्रतिहारों ने भारत को अरबों के आक्रमण से बचाया। इस वंश में मिहिर भोज नामक शक्तिशाली शासक हुआ। यह प्रतिहार राजा इतिहास में भोज या मिहिर भोज के रूप में जाना जाता है, जिसको बोलते हैं कि राजा भोज। उसके शासन दरमियान उसके और राष्ट्रकूटों के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती थी। राष्ट्रकूटों से संबंधित जानकारी अब हम आगे प्राप्त करेंगे। चलिए अब हम आते हैं अगले पैराग्राफ में। मालवा में परमार वंश का शासन था। उज्जैन और धारानगरी मालवा के मुख्य शहर थे। धारानगरी अर्थात वर्तमान मध्य प्रदेश, जिसको आज भी धार जिला कहते हैं। धारानगरी वर्तमान मध्य प्रदेश का धार जिला। परमार वंश के मुंज और भोज अच्छे शासक तो थे ही थे, साथ ही साथ कवि भी थे। मतलब वो कवि भी थे, यानी कि कविताएं भी लिखते थे। वे राज दरबार में विद्वानों को आश्रय देते थे। राजा भोज ने धारानगरी को विद्यानगरी बनाने के लिए और संस्कृत साहित्य के अध्ययन के लिए वहां विद्यापीठ की स्थापना की। इस समय के अनेक स्थापत्य बने। परमार और दक्षिण के चालुक्यों के बीच निरंतर लड़ाई चलती रहती थी। भोज के बाद मालवा की सत्ता कमजोर पड़ गई। मालवा की सत्ता राजा भोज के बाद धीरे धीरे कमजोर होती गई। चलिए अब हम आते हैं पेज नंबर 19 पर। बिहार और बंगाल में पाल वंश एवं सेन वंश के शासकों का शासन था। पाल वंश के शासकों के नाम के बाद पाल जुड़ा होने से वे पाल वंश के शासक कहलाए। यानी कि जो नाम था, नाम तो था ही था और नाम के पीछे सरनेम की तरह पाल वंश लगा दिया गया, तो पाल वंश के शासक कहलाए। अपने शिक्षक और पुस्तकालय की सहायता से पाल वंश के शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जब स्कूल खुलेगा तब हम आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे सकेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। चौहान या चाहमान वंश के अनेक राजपूत सरदार राजस्थान के विविध भागों में ईस्वी संवत 7वीं और 8वीं सदी में राज्य करते थे। उनमें से एक शाखा 8वीं सदी के प्रारंभ में अजमेर के उत्तर सांभर सरोवर के नज़दीक शाकंभरी नामक जगह पर राज्य करती थी। 12वीं सदी में अजय राज शाकंभरी की गद्दी पर बैठा। उसने अजय मेरू नामक नगर की स्थापना की, जो बाद में अजमेर के नाम से जाना गया। अजय पहले नाम था उस जगह का अजय मेर, यानी अजय राज शाकंभरी की गद्दी पर बैठा, इसीलिए अजमेर का नाम अजमेर पड़ा। चौहान वंश के शासकों ने तोमर की राजधानी ढिल्लक अर्थात दिल्ली पर विजय प्राप्त करके राज्य स्थापित किया। इस वंश में पृथ्वीराज तृतीय अथवा राय पिथौरा नामक प्रतापी राजा हुआ, जो भारत के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखता है। उसके युद्ध मैदान के पराक्रम, वीर कथा और लोकगीतों के विषय बन गए हैं। चंद्रबरदाई नाम के विख्यात कवि ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीर कथाओं का उल्लेख किया है। पृथ्वीराज रासो ये हमारी गद्य की विधाओं में भी प्राप्त होते हैं। हिंदी विषय में काव्य की विशेषताओं में उल्लेख किया है। पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गोरी के बीच के युद्ध की जानकारी आगे के प्रकरण में प्राप्त करेंगे। मेवाड़ के गोहिल पुत्र या गोहिलोत, जो बाद में सिसोदिया राजपूत के नाम से जाने जाते हैं, उनका मध्यकालीन इतिहास में अनोखा स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि इस वंश के स्थापक बप्प रावल थे। इस वंश में कई प्रतापी शासक हुए, जिनका परिचय आगे प्रकरण में प्राप्त करेंगे। राजपूत काल दरमियान मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के दक्षिण जबलपुर के आसपास के प्रदेश में चेदी वंश के शासक राज्य करते थे, जो कलचुरियों की चेदी राज्य कहा जाता था। उनकी राजधानी त्रिपुटी वर्तमान तेवार में थी। मध्यकाल में गुजरात के अड़हिलवाड़ पाटन में अड़हिल के नाम से पाटन का नाम अड़हिलवाड़ भी पड़ा था। अड़हिल नाम का एक गडरिया था, जो कि आपने शायद 6 में SS में ही पढ़ा होगा।
अड़हिलवाड़ पाटन में राजपूत वंश का चावड़ा वंश और उसके पश्चात सोलंकी वंश का शासन था, जिसकी जानकारी आगे प्रकरण में प्राप्त करेंगे। आगे मिल जाती है तो ठीक है, और नहीं तो जब स्कूल चालू होगा तब हम आपको विस्तार से समझाएंगे। दक्षिण भारत। राजपूत काल दरमियान दक्षिण भारत में कई छोटे बड़े राज्य स्थापित हुए। पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसके विशाल साम्राज्य का अंत हुआ और चालुक्य वंश छोटी छोटी शाखाओं में बट गया। चालुक्य वंश में कई राजाओं का शासन उल्लेखनीय था। दक्षिण भारत के राज्यों में पल्लव वंश और चोल वंश का भी समावेश होता है। पल्लव वंश के राजाओं में नरसिंह वर्मा को शक्तिशाली शासक माना जाता है। पल्लव वंश के शासन में अनेक निर्माण कार्य हुए। कांची के कैलाशनाथ मंदिर की गिनती उसी में होती है। इस समय के शासक साहित्य और कला के प्रेमी थे। पल्लव वंश की तरह दक्षिण भारत में चोल वंश का भी शासन था। उनकी राजगद्दी तांजोर थी। चोल वंश के राजाओं ने सिलोन, लंका पर चढ़ाई की थी और उसके कई भागों को पर कब्जा कर लिया था। चोल वंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौकादल था, जिसे वे समुद्र पार के देशों पर चढ़ाई कर सकते थे। राजराज प्रथम ने राज्य प्रशासन की सुंदर व्यवस्था की थी। उसने जमीन पारसीमन और स्थानीय स्वराज्य की शुरुआत की थी। इस प्रकार हमारा पेज नंबर 19 भी पूर्ण हुआ और अब हम आते हैं पेज नंबर 20 पर। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट, चेर वंश और पांड्य वंश के शासकों ने शासन किया था। इस तरह राजपूत काल दरमियान समग्र भारत के छोटे बड़े भागों में विविध वंश शासन करते थे। एक दूसरे का प्रदेश जीतने के लिए उनके बीच लड़ाई होती थी। इन आपसी लड़ाइयों के कारण उनके बीच एकता नहीं थी, जिसका बाहरी आक्रमणकारियों ने लाभ लिया। राजपूत शासनकाल की शासन व्यवस्था और उस समय की सभ्यता एवं संस्कृति संबंधी जानकारी हम अगले प्रकरण में प्राप्त करेंगे। चलिए अब आते हैं इतना जानिए पर। मध्यकालीन राजपूत वंश के शासक। कश्मीर में उत्पल वंश के शासक राज्य करते थे। देखिए ये भी हमको पता चल गया कि उत्पल वंश के राजा कहाँ शासक राज्य करते थे। कामरूप असम में सालंब, हर्जर वर्मा, वनमाल वर्मा जैसे शासकों का राज्य था। कामरूप अर्थात असम। प्रतिहारों में नागभट्ट प्रथम, देवराज, मिहिर भोज, महेंद्रपाल जैसे राजा हो गए। गांधार में शाहिया वंश के शासक राज्य करते थे। बुंदेलखंड में चंदेलों का शासन था। शुरुआत में ढिल्लक, दिल्ली में तोमरों का शासन था। संदर्भ ग्रंथ छोटू भाई, नायक, मध्ययुगीन भारत। यदि आप जानकारी ज़्यादा प्राप्त करना चाहें तो ये ऐसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि छोटू भाई नायक मध्ययुगीन भारत, यानी कि ऐसे आप बुकें भी लाइब्रेरी से प्राप्त कर सकते हैं अगर जो आपके मन में ज़्यादा इतिहास को जानने की इच्छा हो। इसके अलावा दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों का शासन था। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का पतन होने पर राष्ट्रकूट वंश सत्ता पर आया। राष्ट्रकूट का अर्थ राष्ट्र या प्रांत का बड़ा अधिकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक उस जाति का कोई एक अधिकारी था और उस पर से उसका नाम राष्ट्रकूट पड़ा होगा। इस वंश में अनेक शासकों में गोविंद तृतीय नाम का शक्तिशाली शासक हुआ था। उसने 8वीं सदी में दक्खन में अपनी सत्ता सर्वोपरि बनाई। दक्षिण में पांड्य वंश के शासकों का राज्य था। पांड्य राज्य अत्यंत प्राचीन माना जाता है। मेगस्थनीज नामक विदेशी यात्री ने पांड्य वंश के शासकों के विषय में लिखा है कि इस जाति का शासन स्त्रियां करती थीं। अशोक के शिलालेख में पांड्य का उल्लेख मिलता है। तमिलनाडु में इस समय मदुरा और तिरुवनेवेली जिला है, वहीं पांड्य राज्य था। दक्षिण में चेर वंश का शासन था। दक्षिण में चेर वंश का शासन था। चेर का दूसरा नाम केरल है। प्राचीन समय में चेर अथवा केरल तमिल प्रदेश का एक भाग था। बाद में उसमें से मलयालम अथवा केरल प्रदेश अलग हुआ। अशोक के अभिलेख के केपलपुत्र राज्य ऐसा उल्लेख किया गया है। इस वंश में अथन द्वितीय चेर
राज्य का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इस वंश में सेंतुंगवन नामक शक्तिशाली शासक हुआ। दक्षिण भारत के कई शासकों को नौकादल क्यों रखना पड़ता था? नौकादल इसलिए रखना पड़ता था कि अगर जो समुद्र वगैरह पार करके जाना पड़े, तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि श्रीलंका पर भी चढ़ाई की थी तो नौकादल ही था। इसलिए प्राचीन स्थापत्य की देखभाल क्यों की जाती है? क्योंकि वे हमारे प्राचीन स्मारक हैं। पहले के समय में मंदिरों की तरह ही कुआं, तालाब, बावड़ी जैसे स्थापत्य का निर्माण क्यों किया जाता था? लोग धर्म कार्य की वजह से कुआं और बावड़ियों का निर्माण कराते थे कि लोग पानी पिएं और आशीर्वाद दें और सभी का जीवन सुखमय हो। वातापी चलिए बच्चों, अब आप आगे हम PDF के माध्यम से आंसर प्राप्त करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर भी पेज नंबर 21 भी पूर्ण हुआ और आपको PDF के माध्यम से उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। तो आप सभी उत्तर लिख लीजिए।